इस वीडियो में मैं आप लोगों को आयव्यय खाते के और 2 प्रश्न करके दिखा रहा हूँ। फिलहाल मैं आप लोगों को 2-2 क्वेश्चन के कुछ वीडियोस बना के भेज रहा हूँ और इसमें आयव्यय खाता भी कंप्लीट हो जाएगा और बस कुछ ही दिनों में लेसन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस लॉकडाउन पीरियड में जितने भी दिन स्कूल खुलने के पहले तक मैंने बोला था कम से कम 2 चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। तो अब आपका एक चैप्टर 80% कंप्लीट हो चुका है। अब डिपेंड करता है ये आप लोगों पर कि आप इसे किस तरीके से ट्रीट करते हैं। ठीक है, हम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों पर कोई प्रेशर भी दे नहीं रहा हूँ, बहुत धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और यही चैप्टर जब आप स्कूल में करते हैं तो बेटा एक बात का ध्यान रखना, स्कूल में ये सिर्फ 5 या 6 दिन में कंप्लीट होने वाला चैप्टर है, जिसे हम वीडियोस के थ्रू 15 से 20 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। क्योंकि हम भी समझते हैं आपकी कंडीशंस क्या, अभी आपके पास बुक नहीं है, अभी आप लोग उस तरीके से प्रिपेयर नहीं हो, मेंटली थोड़ा सा प्रेशर है, इसीलिए हम ज़्यादा प्रेशर भी आपको दे नहीं रहे हैं। फिर भी आप लोग इस क्वेश्चन को समझें। अग्रसेन क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता दिया गया है 31 दिसंबर 2017 का। देखिए प्राप्ति भुगतान खाता बनाकर दिया है, ये प्राप्तियाँ है और ये भुगतान है। ठीक है, और हमको निम्न समायोजनों के आधार पर, यानी ध्यान रखना है कि आपको ये समायोजन दिए हैं, आयव्यय खाता बनाना है, ये समायोजन है। यानी आपको प्राप्ति भुगतान खाता और कुछ समायोजन दिए हैं जिसकी मदद से आपको क्या बनाना है, आयव्यय खाता। तो आयव्यय खाता बनता कैसे है, आयव्यय खाता बनता कैसे है पता है किसी को? ये देखिए मैंने बना के रखा हुआ है, विक्रम वाचनालय रिसिप्ट एंड पेमेंट। ये आयव्यय खाता बनता कैसे पता है आप लोगों को? नहीं पता? आयव्यय खाता बनाने के लिए ये देखिए मैंने थोड़ा गलत बता दिया था, ये इस तरीके से बनता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखेंगे, अग्रसेन क्लब, इधर एक्सपेंडिचर आएंगे और इधर इनकम, यानी यहाँ सारे खर्चे आ जाएंगे समायोजन सहित और यहाँ सारी आय आ जाएगी। ठीक है, अभी ये मैं आपके सामने लाऊंगा क्वेश्चन समझा देने के बाद। ठीक है, ये देखिए तो सबसे पहले ये सारी प्राप्तियाँ क्रेडिट में आ जाएगी आयव्यय खाते में, जिसे कहेंगे इनकम, और सारे भुगतान डेबिट में आ जाएंगे आयव्यय खाते में, जिसे कहेंगे एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो शुरुआत भुगतान से करेंगे। वेतन डेबिट में आ जाएगा टू सैलरी, सामान्य व्यय डेबिट में आ जाएगा टू जनरल एक्सपेंसेस, ड्रामा व्यय डेबिट में आ जाएगा टू ड्रामा एक्सपेंसेस, समाचार पत्र डेबिट में आ जाएंगे टू न्यूज़पेपर। धर्मादा मतलब ये भुगतान किया हुआ धर्मादा है, मतलब आपने किसी को दान दिया है, डेबिट में आ जाएगा टू डोनेशन। नगर पालिका कर डेबिट में आ जाएगा टू म्युनिसिपल टैक्स। विनियोग नहीं आएगा क्योंकि हमारी संपत्ति और संपत्ति नहीं आती है आयव्यय खाते में, क्योंकि वो बैलेंस शीट में जाती है। बिजली व्यय डेबिट में आ जाएगा और रोकड़ शेष भी नहीं आएगा क्योंकि ये संपत्ति बन जाएगी। क्रेडिट की सारी चीज़ें डेबिट में आ जाएगी और उसी प्रकार डेबिट की सारी चीज़ें क्रेडिट में आ जाएगी। रोकड़ शेष नहीं आएगा क्योंकि वो संपत्ति है। चंदा कौन सा आएगा, सन 2017 का, 16 और 18 हम छोड़ देंगे क्योंकि 17 का आयव्यय खाता बनाना है। दान डेबिट से क्रेडिट में चला जाएगा, टू डोनेशन बन जाएगा बाय डोनेशन। ड्रामा से आए क्रेडिट में चली जाएगी और रद्दी कागज़ की बिक्री भी क्रेडिट में चली जाएगी। पर इतना आसान थोड़ी है, समायोजन का आप ध्यान दिया थोड़ी, आपने समायोजन पे ध्यान थोड़ी दिया है भैया। वेतन क्रेडिट से डेबिट में आ जाएगा बिल्कुल 6000 रुपये टू सैलरी। ठीक है, लेकिन उस पर एक समायोजन है कि 1500 रुपये वेतन अदत्त है, तो वेतन में 1500 रुपये जोड़ देंगे। इसी प्रकार सामान्य व्यय डेबिट में आ जाएंगे, उस पर कोई समायोजन नहीं है। ड्रामा व्यय डेबिट में आ जाएंगे, उस पर कोई समायोजन नहीं है। समाचार पत्र डेबिट में आ जाएंगे, उस पर कोई समायोजन नहीं है। धर्मादा डेबिट में आ जाएगा टू डोनेशन, उस पर कोई समायोजन नहीं है। नगर पालिका कर 400 रुपये डेबिट में आएगा, लेकिन उस पर एक समायोजन है और वो ये है कि कर 100 रुपये पूर्वदत्त है, तो नगर पालिका कर डेबिट में आएगा, उसमें 100 रुपये माइनस कर देंगे। उसके बाद विनियोग नहीं आएगा क्योंकि हमारी संपत्ति है। बिजली व्यय डेबिट में आ जाएगा, रोकड़ शेष नहीं आएगा। ठीक है, और अब यहाँ की चीज़ें क्रेडिट में कैसे जाएगी? रोकड़ शेष क्रेडिट में नहीं जाएगा क्योंकि वो हमारी संपत्ति आयव्यय खाते में नहीं आती है। चंदा 2017 का ही लिया जाएगा, 16 और 18 का छोड़ दिया जाएगा। कितना है 2017 का चंदा? 40,500। अब उस पर एक समायोजन है
क्या समायोजन है? क्लब के 500 सदस्य हैं, प्रत्येक 100 रुपये चंदा देता है। अब 500 गुणित 100 जब करके देखोगे तो 50,000 होगा। मतलब आपको 2017 में 50,000 चंदा मिलना चाहिए और आपने एंट्री करी है 40,500 की। मतलब 9,500 रुपये चंदा अभी मिल नहीं पाया, मिलना बाकी है। जो मिलना बाकी है उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, चंदे में 9,500 प्लस कर देंगे। उसी प्रकार दान 5,400 है, आय है, प्राप्ति है, क्रेडिट में चली जाएगी। उस पर एक समायोजन है कि दान के 1,000 रुपये अभी अप्राप्त है, मतलब मिलना बाकी, उसको भी प्लस कर देंगे। उसके बाद ड्रामा से आय क्रेडिट में चली जाएगी, प्राप्ति है। रद्दी कागज़ की बिक्री भी क्रेडिट में चली जाएगी, प्राप्ति है। समायोजन पे ध्यान दे तो पहला समायोजन हो चुका है, दूसरा भी हो चुका है, तीसरा भी हो चुका है, चौथा भी हो चुका है। भवन का मूल्य 50,000 है। भवन हमारी संपत्ति, आयव्यय खाते में संपत्ति नहीं आती, लेकिन उस पर 5% घटौती यानी डेप्रिसिएशन आएगा। भवन हमारी संपत्ति है, संपत्ति आयव्यय खाते में नहीं आती, लेकिन 50,000 का 5% मूल्य ह्रास 2,500 रुपये डेबिट में आएगा, क्योंकि वो व्यय होता है। मैं नियम बता चुका हूँ आप लोगों को। विनियोग का ब्याज 240 रुपये उपार्जित है। उपार्जित मतलब मिलना बाकी है। विनियोग का ब्याज हमारी सब प्राप्ति होती है, आयव्यय क्रेडिट में आएगा। दान को आयगत मानना है, वैसे भी आयगत ही माना जाएगा। पूंजीगत मानने को कहेंगे तो नहीं आएगा। ये सारे रूल्स मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन किया किस प्रकार से है। देखिए, क्रेडिट के सारे भुगतान डेबिट में आ गए। वेतन 6,000 रुपये डेबिट में आ गया, उसमें 1,500 रुपये अदत्त प्लस कर दिया गया। सामान्य व्यय डेबिट में आ गया, ड्रामा डेबिट में आ गया, समाचार पत्र डेबिट में आ गया, दान डेबिट जो दिया गया दान है डेबिट में आ गया। नगर पालिका कर 400 रुपये डेबिट में आया, लेकिन नगर पालिका कर 100 रुपये पूर्वदत्त तो माइनस कर दिया। बिजली व्यय डेबिट में आ गया। विनियोग छोड़ दिया गया, रोकड़ शेष छोड़ दिया गया। और जो भवन 50,000 रुपये का आपको समायोजन में दिया है वो नहीं आएगा, लेकिन भवन पे लगने वाला मूल्य ह्रास 5% आपका नुकसान है, आपका खर्चा है, डेबिट में आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2,500 रुपये। उसी प्रकार से क्रेडिट की चीज़ें, डेबिट की चीज़ें क्रेडिट में चली जाएगी, प्राप्ति या क्रेडिट में चली जाएगी इनकम बनकर। रोकड़ शेष छोड़ दिया था। चंदा आपने 40,500 लिया 2017 का और 9,500 मिलना बाकी है तो प्लस कर दिया। दान आपने 5,400 लिया, 1,000 रुपये मिलना बाकी है तो प्लस कर दिया। ड्रामा से आय आपकी आय है, न्यूज़पेपर बेचे आपकी आय है, और विनियोग का ब्याज जो मिलता है आय है, प्राप्ति है, क्रेडिट में आ जाएगी। और अंत में आंसर कैसे निकलेगा? क्रेडिट के योग में से डेबिट का योग माइनस करेंगे तो सरप्लस आएगा। सरप्लस मतलब बचत। भाई आय अधिक है, व्यय कम है तो बचत आएगी। इसी प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 करके दिखा रहा हूँ। संस्कार क्लब, ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। मुझे भी लग रहा है कि आपके पास बहुत बुक नहीं है, इसलिए मुझे क्वेश्चन समझाने पड़ रहे हैं। जब बुक सामने आएगी तो क्वेश्चन समझाने में दिक्कत नहीं जाएगी, थोड़ा बहुत ही सही आप फिलहाल करते चलिए। संस्कार क्लब के निम्नलिखित प्राप्ति भुगतान खाते से, देखिए प्राप्ति भुगतान खाता दिया हुआ है 31 दिसंबर 2017 का। और आपको तैयार क्या करना है? आयव्यय खाता। और ये क्या दिए हुए है? समायोजन। तो आयव्यय खाता कैसे बनता है भैया? क्रेडिट के सारे भुगतान डेबिट में आ जाएंगे एक्सपेंडिचर बनकर, और डेबिट की सारी प्राप्ति या क्रेडिट में चली जाएगी इनकम बनकर। इस टाइप से देखिए मैंने करके रखा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इधर एक्सपेंडिचर आ जाएंगे और उधर इनकम। ये तो ऐसी ओरली मैंने शॉर्टकट समझाने के लिए बताया है। ठीक है, शुरुआत करेंगे। सामान्य व्यय डेबिट में आ जाएगा, 2 जनरल एक्सपेंसेस। वेतन डेबिट में आ जाएगा, 2 सैलरी। फर्नीचर नहीं आएगा, लेकिन फर्नीचर का डेप्रिसिएशन डेबिट में आएगा। फर्नीचर पे 300 रुपये ह्रास लगाना है तो फर्नीचर की जगह फर्नीचर का डेप्रिसिएशन आएगा। फर्नीचर हमारी संपत्ति बैलेंस शीट में जाएगी। किराया डेबिट में आ जाएगा। विनियोग डेबिट में आ जाएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, विनियोग हमारी संपत्ति वो थोड़ी आएगी। रोकड़ शेष नहीं आएगा, संपत्तियाँ नहीं आएगी, संपत्तियों का ह्रास आएगा डेबिट में। उसी प्रकार विनियोग नहीं आएगा, विनियोग पर मिलने वाला ब्याज आएगा क्रेडिट में, क्योंकि वो आय है। सामान्य व्यय डेबिट में आ जाएगा और उस पर किसी प्रकार का कोई समायोजन नहीं है तो 2280 डेबिट में आ जाएगा। वेतन डेबिट में आ जाएगा, उस पर भी कोई समायोजन नहीं है। फर्नीचर नहीं आएगा, लेकिन फर्नीचर का ह्रास खर्चा है, नुकसान है, 300 रुपये डेबिट में आ जाएगा। किराया डेबिट में आ जाएगा। विनियोग नहीं आएगा क्योंकि वो संपत्ति छोड़ दिया जाएगा। रोकड़ शेष भी नहीं आएगा। क्रेडिट की सारी चीज़ें डेबिट में आ गई, भुगतान एक्सपेंडिचर बन गए।
अप्राप्ति या इनकम बन जाएगी। प्रारंभिक रोकड़ शेष नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि वो संपत्ति के कॉलम में चला जाएगा। चंदा 4500 है, क्रेडिट में आएगा। बाय सब्सक्रिप्शन, और इस पर एक समायोजन है कि चंदे के 1500 रुपये वार्षिक बकाया है, यानी इस साल का 1500 रुपये चंदा अभी मिलना बाकी है। भाई इसी साल का है, मिलना बाकी है, प्लस कर दो। और 500 रुपये आगामी वर्ष के प्राप्त है, मतलब आपको देखिए चंदा इसी साल का चाहिए। मैंने आपको नियम बताए थे भैया, नियम नहीं पढ़ोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। पिछले वीडियोस को आपको फिर से देखना पड़ेगा अगर आपके समझना है तो। इसके पहले मैंने आपको सबसे पहले आयव्यय खाता बनाने के पहले नियम समझाए थे। एक वीडियो नियम वाला था, एक वीडियो में 2 एग्जाम्पल बताए थे, फिर ये 2 प्रश्न करवा रहा हूँ मैं। चंदा इसी साल का आएगा और अगर मिलना बाकी है तो प्लस करेंगे, और अगले साल का शामिल है या पिछले साल का शामिल है तो माइनस कर देंगे। तो चंदा 4500 क्रेडिट में आएगा, 1500 रुपये बाकी है तो प्लस करेंगे, और 500 अगले साल का है तो माइनस कर देंगे। प्रवेश शुल्क आपकी प्राप्ति है, क्रेडिट में चली जाएगी, लेकिन उसने बोला है कि प्रवेश शुल्क का पूंजीयन करना है, और मैंने आपको नियम बताया था कि जिस चीज़ का पूंजीयन करना है और पूंजीगत मान के छोड़ दिया जाएगा तो प्रवेश शुल्क नहीं आएगा। विनियोग का ब्याज आपकी प्राप्ति है तो क्रेडिट में चला जाएगा, और विनियोग का ब्याज 500 रुपये अप्राप्त है, मिलना बाकी है तो प्लस कर देंगे, और विविध प्राप्ति या क्रेडिट में चली जाएगी। मैंने ये सवाल करके रखा है, देखिए सामान्य व्यय डेबिट में आ गया, वेतन डेबिट में आ गया, फर्नीचर नहीं आया, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन आया, और किराया आ गया, और फर्नीचर और रोकड़ शेष और विनियोग छोड़ दिया गया। उसी प्रकार चंदा क्रेडिट में आया, 1500 मिलना बाकी है, प्लस कर दिया, और 500 अगले साल का मिला हुआ है उसको माइनस कर दिया। विनियोग का ब्याज 1200 रुपये क्रेडिट में आया और 500 मिलना बाकी है, प्लस करके 1700 हो गया, और विविध प्राप्तियाँ क्रेडिट में आ गई। और आंसर कैसे निकलेगा? क्रेडिट का टोटल लगाएंगे, उसमें डेबिट माइनस कर देंगे, बचत आ जाएगी सरप्लस। आय अधिक है, व्यय कम है, तो बचत कहलाएगा सरप्लस। ठीक है।